क्या आप जानते हैं आज से ठीक 26 साल पहले भारत अंतरिक्ष की सुपर पावर बन सकता था, पर अफसोस भारत सुपर पावर नहीं बन पाया क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसको प्लान किया गया 1942 से। आखिर कौन था इस साजिश के पीछे का मास्टरमाइंड, और आखिर कैसे एक एमिनेंट साइंटिस्ट के मान सम्मान को चूर चूर किया गया, और आखिर कैसे उस साइंटिस्ट ने अपने खोए हुए मान सम्मान को इतने सालों बाद वापस पाया, जिस पर एक मूवी भी बनी है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के एक एमिनेंट इंडियन साइंटिस्ट नाम्बी नारायण की। नमस्कार, मैं टेल स्ट्राइकर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल टेल स्ट्राइक पर। जासूसी के फर्जी मामलों में पिछले 26 सालों से न्याय मिलने की उम्मीद में बैठे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व वैज्ञानिक को आखिर न्याय मिल ही गया। कोर्ट के आदेश के बाद गवर्नमेंट ने फॉर्मल चीफ सेक्रेटरी के अजय कुमार को एक सटीक कंपनसेशन तैयार करने की जिम्मेदारी दी, जिसके बाद अदालत के सामने 1.3 करोड़ पर समझौता हुआ। इस कंपनसेशन का चेक स्वीकार करते हुए नाम्बी नारायण ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे द्वारा लड़ी गई ये लड़ाई केवल पैसे के लिए नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ थी। तो कौन थे ये नाम्बी नारायण, आइए जानते हैं। नाम्बी नारायण का जन्म 1941 में केरला में हुआ, लेकिन उनका बेसिकली होम टाउन नागरकोइल तमिलनाडु है। इनका बचपन यहीं पर बीता। नाम्बी नारायण एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और स्कॉलरशिप की हेल्प से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इन्होंने अपनी स्कूलिंग डीवीडी हाई स्कूल से पूरी की। एक दिन अचानक से नारायण के पिता का देहांत हो गया और पिता के देहांत के बाद परिवार को बिखरने से बचाने के लिए इन्होंने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान इन्होंने कई जॉब्स भी की, जिससे वो अपने परिवार का खर्च निकाल सके। इसके बाद इन्होंने पढ़ाई को जारी रखते हुए मद्रास यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री ली। और नाम्बी नारायण इतने ब्रिलियंट थे कि ये जल्द ही अपनी काबिलियत के बदौलत नाम्बी 1966 में इसरो के वैज्ञानिक बने। वो जानते थे कि जल्द ही भविष्य में इसरो को लिक्विड बेस्ड फ्यूल वाले इंजनों की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए उन्होंने अपनी शुरुआती दिनों में लिक्विड फ्यूल वाले इंजनों का आविष्कार किया। इनका बस एक ही ड्रीम था, भारत के क्रायोजेनिक प्रोग्राम को सफल बनाना। तो क्या था ये क्रायोजेनिक प्रोग्राम? एक स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में भेजने के लिए उसमें ऐसा फ्यूल होता है जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्रायोजेनिक बेस फ्यूल की टेक्नोलॉजी क्या है? एक्चुअली क्रायोजेनिक इंजन जीरो से बहुत कम टेम्परेचर पर काम करते हैं। -238 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्रायोजेनिक टेम्परेचर कहा जाता है। इस टेम्परेचर पर क्रायोजेनिक इंजन का फ्यूल यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिक्विड में चेंज हो जाता है, और इस फ्यूल को जब क्रायोजेनिक इंजन में जलाया जाता है तब इस लिक्विड फ्यूल के जलते ही इससे इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि जिससे 4.4 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड इंजन दे पाता है। इसी क्रायोजेनिक इंजन के लिए भारत हमेशा से अदर कंट्रीज पर डिपेंड रहता था, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं थी। और उस समय सुपर पावर अमेरिका ने भी भारत को ये टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था। अब भारत के पास दूसरा ऑप्शन रशिया था। 1992 में भारत ने रशिया से एक डील फाइनल की, जिसके बाद रशिया क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप करने की टेक्निक भारत को 235 करोड़ रुपयों में शेयर करने वाला था, जबकि इसी टेक्निक के लिए अमेरिका ने भारत से 900 करोड़ और फ्रांस ने 600 करोड़ मांगे थे। उस समय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दबाव में आकर रशिया ने भारत को ये टेक्निक ट्रांसफर करने से मना कर दिया, क्योंकि तब अमेरिका ने रशिया को ये कहा था, अगर रशिया भारत के साथ ये टेक्निक शेयर करेगा तो रशिया को सीक्रेट फाइल लिस्ट से हटा दिया जाएगा। 1991 में यूएसएसआर पहले ही अलग होकर अपनी ताकत खो चुका था, इसीलिए रशिया ने भी अमेरिका और फ्रांस के दबाव में आकर ये डील कैंसिल कर दी। इसी के साथ भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने से भी मना कर दिया, जो डील के दौरान भारत ने रशिया से मांगे थे। अब रशिया के इनकार के बाद भारत के सामने एक ही ऑप्शन बचा था कि वो अब खुद क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करे, और तभी इसरो में क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप करने के लिए नाम्बी नारायण को इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाया गया। और नाम्बी नारायण वही व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में पहली बार लिक्विड फ्यूल इंजन का आविष्कार किया। इसरो का PSLV रॉकेट इसी टेक्निक पर आधारित इंजन का इस्तेमाल करता है। उस समय अमेरिका किसी और देश को स्पेस प्रोग्राम में आगे बढ़ते नहीं देख सकता था। दूसरी तरफ शक्ति के नशे में चूर अमेरिका की एक सेंट्रल एजेंसी CIA ने एक षड्यंत्र रचा। 1994 में केरल पुलिस ने मालदीव से बिलोंग करने वाली जासूसी मरियम रशीदा और फौजिया हुसैन के खिलाफ वीजा एक्सपायर होने के बावजूद भारत में रहने के लिए केस दर्ज किया। जब इन्हें अरेस्ट किया गया तो ये पता चला कि ये जासूस भी हैं। पूछताछ के दौरान इन्होंने क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नाम्बी नारायण का नाम ले लिया। आरोप था कि नाम्बी नारायण दुश्मन देशों को इसरो का डाटा और क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप करने की इंफॉर्मेशन और जरूरी डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं। ठीक अगले ही महीने केरल पुलिस ने इसरो के 2 बड़े वैज्ञानिक डी शशि कुमार और नाम्बी नारायण को अरेस्ट कर लिया, और इन पर आरोप था कि ये इंजन के विकास से जुड़ी जानकारी विदेशी एजेंट के साथ शेयर कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी आरोप था कि ये सारे के सारे मॉडल्स के डिजाइन पाकिस्तान को लाखों रुपए में बेच रहे हैं। नाम्बी नारायण पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो चुका था। इस पूरी साजिश में
कुछ पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे। देश को स्पेस मिशन में आगे बढ़ने से रोकने के लिए ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। 23 अक्टूबर 2017 को उनकी ऑटोबायोग्राफी ओरम कालुदे और ब्राह्मण प्रथम रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि 50 दिनों तक उन्हें जेल के अंदर रखा गया और इंटेरोगेशन के दौरान उन्हें मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया गया। इन्हें तरह तरह की पीड़ाएं और यातनाएं दी गई। उन्हें 30 घंटों तक खड़ा रखा गया जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। साथ ही इन्हें गद्दार और देशद्रोही घोषित किया गया। दूसरी तरफ इनके परिवार ने भी बहुत कुछ सहा। इनके परिवार को मंदिर जाने पर पंडित प्रसाद नहीं देते थे। बच्चों को समाज में तिरस्कार झेलना पड़ रहा था। सोसाइटी के लोग इनके परिवार से नफरत करने लगे थे। इनके साथ साथ इनके परिवार को भी देशद्रोही कहा जाने लगा। इनकी पत्नी मीना नारायण एक बार किसी काम से बाहर जाने के लिए ऑटो रिक्शा में निकली तो रिक्शा ड्राइवर ने उन्हें रिक्शे में बैठने से मना कर दिया। घर के सामने नारायण के पुतले जलाए जा रहे थे। इनकी पत्नी डिप्रेशन में आ चुकी थी और किसी से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया था। उस समय इसरो भी नाम्बी के सपोर्ट में नहीं आ पाया क्योंकि इसरो कानूनी मामले में दखल अंदाजी नहीं कर सकता था। नाम्बी नारायण भी अब टूट चुके थे। एक बार इनके दिमाग में सुसाइड करने की भी बात आई, लेकिन तभी अपनी फैमिली को याद करके साजिश के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूती से खड़े हो गए। 1996 में सीबीआई ने मामले को फर्जी मानते हुए केस बंद करने की सिफारिश की और अपनी रिपोर्ट में कहा जिन अधिकारियों ने इस मामले को गलत तरीके से पेश किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत ने भी मामला खारिज कर दिया और नाम्बी नारायण को क्लीन चिट दे दी, लेकिन सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मामला 1998 तक चलता रहा। इसके बाद एक बार फिर इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण मामला खारिज हो गया। नाम्बी नारायण के ऊपर जो भी आरोप लगे थे वो कोई भी प्रूफ नहीं हुए, वो निर्दोष निकले। लेकिन उनके मन की चुभन अभी भी कम नहीं हुई क्योंकि गलत सरकारी तंत्र ने उनकी छवि खराब करते हुए उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई थी। इसीलिए 1999 में अपने मान सम्मान की लड़ाई करने के लिए और अपने उचित मुआवजे के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। साल 2001 में एनएचआरसी ने केरल सरकार को 10 लाख रुपए मुआवजा राशि देने को कहा। तब सरकार ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। 2012 में हाई कोर्ट ने भी एनएचआरसी के इस फैसले को बरकरार रखा। अब नाम्बी नारायण इस चीज से बहुत थक चुके थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए याचिका दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट ने भी 2018 में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया और साथ ही ये कहा फर्जी मामले में नारायण की गिरफ्तारी गलत थी, इन्हें फंसाया गया था, इसीलिए उन्हें 50 लाख रुपयों का कंपनसेशन दिया जाए। और साथ ही ये भी कहा नारायण इससे ज्यादा के हकदार हैं, इसीलिए उन्हें निचली अदालत में जाना चाहिए। कोर्ट का आदेश आते ही केरल सरकार ने नाम्बी नारायण को 1.3 करोड़ का मुआवजा देने का फैसला किया। इस विषय पर एक मूवी भी है, रॉकेटरी द निम्बी इफेक्ट नाम की। इस मूवी में एक बात कही गई है कि अगर कुत्ते को मारना हो तो उसे पागल घोषित कर दो और अगर किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो उसे देशद्रोही घोषित कर दो। 2019 में पूर्व राष्ट्रपति राजनाथ कोविंद द्वारा देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फर्जी जासूसी केस में न सिर्फ इस महान वैज्ञानिक का करियर बर्बाद हुआ, भारत की अंतरिक्ष वाली महत्वाकांक्षा परियोजना पर भी ब्रेक लग गया। उस समय अगर भारत इस परियोजना में कामयाब हो जाता तो सोच कर देखें इसरो आज कितना आगे होता। न्याय तो मिल गया, लेकिन इस महान वैज्ञानिक नाम्बी नारायण और भारत के इतने साल जो बर्बाद हुए उसका जिम्मेदार कौन? क्या इस बर्बाद होने वाले समय की भरपाई संभव है? आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब वक्त आ गया है आपसे अलविदा लेने का। मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही किसी और वीडियो में। जय हिंद।